हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि हमारे धरती पर जीवन की स्थिति क्या है, कैसे है और क्या चीजें जिम्मेदार हैं। अब कुछ बहुत जरूरी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप सभी हालांकि आप सभी आई थिंक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे और अधिकतर लोग आप में एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी इन तमाम चीजों के बारे में काफी कुछ पढ़ते भी रहते होंगे। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं सारी चीजों पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी धरती पर जो अंतर हमारी धरती पे में और मंगल ग्रह में है कि यहाँ पर धरती पर जीवन क्यों पॉसिबल है और मंगल ग्रह पर जीवन क्यों नहीं है। तो उसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं धरती पर जीवन के सामने। तो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ये एक्चुअली कुछ परिस्थितियां हैं। धरती ऐसा नहीं है कि हमेशा से एक ऐसा लिविंग प्लैनेट रहा है और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इसी रूप में वो रहेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हम सभी जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में। तो उन्हीं के सामने हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाकर खड़ी की हैं और उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है। लगातार सन 1800 के बाद लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई। 1800 में पहली बार ह्यूमन पॉपुलेशन 1 अरब पहुंची थी और 1930 में फिर 2 अरब पहुंची, 1960 में 3 अरब, 75 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब और अभी पिछले साल ही 8 अरब पहुंच गई। तो लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन एक एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती जा रही है और जितने ज्यादा हम इंसान होते हैं उतने ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो उसका परिणाम फिर हमें अलग अलग तरीके से दिखने लगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, आप सभी इससे परिचित हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इस समय और इसके कारण लगातार चारों ओर हमको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मॉनसून में प्रॉब्लम्स, मॉनसून को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जहां पर बहुत कम बारिश होती थी वहां पर कई बार ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। एक ही जगह पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। लगातार पोलर आइस और जो हमारे ग्लेशियर्स की बर्फ है पिघलती जा रही है। हीट वेव्स की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इस भयानक ठंड के मौसम में भी उत्तराखंड के जंगलों में इस समय कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। तो लगातार के मतलब ऐसी बहुत सारी दर्जनों या सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे सामने आकर खड़ी हुई है हो रही हैं और हम लोग लगातार उनसे प्रभावित हो रहे हैं। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, लगातार 100 से ज्यादा प्रजातियां प्रतिदिन फ्लोरा की और फौना की विलुप्त हो रही हैं धरती से। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हम लोग छठवें मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। इतनी तेजी से प्रजातियां विलुप्त हुई थी कुछ करोड़ साल पहले, जब डायनासोर और बाकी अन्य प्राणी विलुप्त हुए थे धरती से और उसका कारण शायद कोई उल्का पिंड टकराया था धरती से। और इस समय जो ये मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसको छठवां मास एक्सटिंक्शन बोला है वैज्ञानिकों ने, इसकी वजह हम इंसान है। तो ये क्या है भी इसके बारे में भी आगे हम बात करते हैं। बाकी अलग अलग तरीके के पोल्यूशन हमारे हवा में, मिट्टी में, पानी में, हर एक चीज में आज हम लोगों ने क्या किया है, पोल्यूशन किया हुआ है और उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। उससे हम सभी परिचित हैं। प्लास्टिक प्रॉब्लम लगातार, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, हर एक जगह पर आज हमारे खून में भी पहुंच चुकी है। और बाकी मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, पहाड़ हो या फिर महासागरों की गहराई हो, ध्रुवीय प्रदेश हो, कोई भी जगह प्लास्टिक से बची नहीं है। हर जगह पर हमने प्लास्टिक छोड़ के हम आ गए हैं और वो प्लास्टिक फिर माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होती है छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर वो हर एक चीज में पहुंच जाती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है, वो हर एक चीज में, हवा, मिट्टी, पानी, हर जगह पर है। हाइब्रिड क्रॉप्स, आप सभी अधिकतर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसने जो हमारी नेटिव स्पीशीज थी, जो प्राकृतिक प्रजातियां थी, उनको बहुत तेजी से खत्म किया है। और बाकी जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने के लिए हमने कुल मिलाकर अलग अलग तरह के जो नेचुरल हैबिटेट थे, जंगल थे, घास के मैदान थे, उनको बड़ी तेजी से खत्म किया है और लगातार खत्म किए भी जा रहे हैं। तो वो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन, हर एक मिनट में एक फुटबॉल के मैदान का जंगल धरती से काटा जा रहा है। तो बड़ी तेजी से ऑलरेडी धरती पर जंगल बहुत कम बचे हुए हैं और फिर भी हम लोग लगातार जंगलों को काट रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। जो बहुत बड़ा कारण है वो लगी बढ़ती हुई
एग्रीकल्चरल डिमांड है। इसके अलावा और भी तमाम माइनिंग और ऐसी तमाम गतिविधियां हैं जिसके कारण लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। पानी का संकट हमारे सामने, अभी पिछले दशक में आपने कई जगहों पर सुना होगा इस विषय में कि लगातार पानी की क्राइसिस आई। चेन्नई में पानी खत्म हो गया था। महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है या उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड का इलाका है, तो यहाँ पर पानी की क्राइसिस काफी समय से रही है। तो और ये लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हर एक जगह पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगातार नीचे गिर रहा है और लगातार वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दशक के अंदर बड़ा पानी का संकट हमारे सामने होगा। इसीलिए सरकार भी इस समय जल जीवन मिशन के बारे में आपने सुना होगा। सरकार का प्लान है कि 2024 तक पूरे भारत के सभी लोगों को ऐसे टैप वाटर से जोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि लगातार जो पानी की बढ़ती हुई क्राइसिस है या पानी में जो पोल्यूशन है, उससे लोगों को बचाने के लिए अगर कुछ भी ऐसा हमें एफर्ट करना पड़ेगा भविष्य में, तो उसके लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की टंकियां बनाकर वो पानी की पाइपें घर घर पे पहुंचाने का, ये जरूरी होगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पानी की क्राइसिस के रूप में भी हमारे सामने है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, अलग अलग तरीके से हमारे चारों ओर प्रकृति की बड़ी तबाही होती जा रही है। हम लोग विकास के नाम पर और प्रगति के नाम पर चारों ओर उन्हीं चीजों को खत्म करते जा रहे हैं जो लगातार हमको जीवन देती है। और नदियां भी लगातार मर रही हैं। आप में अधिकतर लोग कानपुर से हैं, तो गंगा का हाल आप सभी देखते ही होंगे। और सिर्फ गंगा ही नहीं, अधिकांश नदियों का वही हाल है। हम लोगों ने अपनी हवा को, मिट्टी को, पानी को पूरा कचरा घर बना के रखा है। जितना ज्यादा हम लोग इस समय हानिकारक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, सब कुछ बहते हुए या तो नदियों में जा रहे हैं, तालाबों में जा रहे हैं, अंततः समुद्र में जा रहे हैं, नहीं तो उनको जलाकर हम अपनी हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। और बाकी डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, लगातार डेवलपमेंट के नाम पर जो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री बनने की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो चारों ओर हमारे जीवन को ही उठाना पड़ रहा है। कोई भी चीज आज शुद्ध नहीं बची है। हम सभी इन तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और वही सारी चीजें हैं कि ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं, और इसलिए इन तमाम चीजों के विषय में चर्चा करना और उस पर काम करना बड़ा जरूरी है। अब एक बार हम लोग देखें कि कैसे ये तमाम चीजें आज प्रभाव डाल रही हैं। जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये तमाम प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन जिम्मेदार है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, किस तेजी से लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है, लगातार बढ़ती जा रही है। और राइट साइड में आप एक चार्ट देख रहे होंगे, ये धरती पर मैमल्स का जो बायोमास है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है। ये जो चार्ट है इसमें आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर में ये फार्म एनिमल्स हैं, और जो आप देख रहे होंगे पर्पल कलर से ह्यूमंस हैं, और ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे वाइल्ड एनिमल्स। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब हमने खेती पशुपालन की शुरुआत की थी, उस समय अधिकांश हिस्से पर जंगल थे, अलग अलग तरीके के प्राकृतिक पर्यावास हुआ करते थे, वन्य जीव हुआ करते थे। और आज ये स्थिति है, धरती का अगर हम मैमल्स का बायोमास लें, 6,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं मैमल्स की धरती पर, और उसमें से 60% बायोमास जो है वो फार्म्ड एनिमल्स का है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऐसी कुछ और मैमल्स की प्रजातियां जिनको हम फार्म एनिमल्स के रूप में या पालतू जानवरों के रूप में अपने पास रखते हैं, अपने तरीके से अप्राकृतिक रूप से जिनकी जनसंख्या हम बढ़ाते हैं। इनका कुल मैमल्स के बायोमास में इनका योगदान 60% आज धरती पर। 36% बायोमास हम इंसानों का है, और 4% या उससे भी कम बायोमास जो है वो 6,000 से ज्यादा अन्य वन्य जीवों का है धरती पर। तो सोचिए, कुछ प्रजातियों ने लगभग 7-8 फार्म्ड एनिमल्स की प्रजातियां और एक हमारी प्रजाति, इसने कुल मिलाकर धरती के 96% बायोमास पर कब्जा किया हुआ है। और इस कारण से हम इतना ज्यादा धरती के रिसोर्स का यूज अपने लिए या इन जानवरों को भी, फार्म्ड एनिमल्स को भी, हम अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए ही पैदा करवाते हैं। तो कुल मिलाकर हम अपनी लालच के लिए धरती के अधिकांश रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, और इसी के कारण वन्य जीव जो है उनकी संख्या लगातार घटी है, उनके पर्यावास लगातार सिमटते चले गए हैं, और धरती आज इकोलॉजिकल क्राइसिस की ओर आगे बढ़ रही है।
हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में सुनते होंगे, पर जलवायु परिवर्तन से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति इस समय हमारी जैव विविधता की है। अभी आगे मैं आपको इस बारे में समझाता हूं। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमने हमने क्या किया, जितना ज्यादा हमारी संख्या हुई उतने ज्यादा हमने इन फार्म एनिमल्स की संख्या भी बढ़ाई। हमारी पॉपुलेशन अभी 8 अरब पहुंची है, और यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हम लोग हर साल 72 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के लैंड एनिमल्स को फार्म के अंदर जबरदस्ती पैदा करा के मारते हैं। अपनी जनसंख्या से 9 से 10 गुना ज्यादा जानवर हर साल हम पैदा करवा रहे हैं। अब सोचिए, अगर हमारी 8 अरब की जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में है, तो हमसे 9 से 10 गुना ज्यादा कुछ प्रजातियों के ये जो कृत्रिम पशु हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये ना नेचुरल इकोसिस्टम में रहते हैं, और ना तो इनका कोई भी जो लाइफ है बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। इतनी बड़ी उनकी संख्या, 72 अरब से ज्यादा, उनका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? आखिर वो भी रिसोर्सेस का यूज करते हैं, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए, उनके भी भोजन के उत्पादन के लिए जमीन चाहिए, उसको उगाने के लिए पानी चाहिए। वो भी, उसमें भी जो र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं, वो भी मीथेन गैस का भारी मात्रा में इमिशन करते हैं। उनके मल मूत्र बहते हुए लगातार हमारी वाटर बॉडीज को, मिट्टी को पल्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और धरती पर हम सभी जानते हैं 71% हिस्से में समुद्र है, और 29% हिस्से में अपने धरती के जो है वो लैंड का हिस्सा है। और लैंड के हिस्से का अधिकांश भाग आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में। और खेती का यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही धरती पर जितना कल्टीवेटेड लैंड आज हमारे पास है, उसका 77% हिस्सा आज हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल फार्मिंग के लिए। ये 72 अरब से ज्यादा जो जानवर हम पैदा करवाते हैं, इनको रखने के लिए और इनके लिए एक्स्ट्रा जो हम चारा दाना बड़े स्तर पर उगा रहे हैं, या चारागाह के रूप में बड़े पैमाने पर जमीनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो धरती की अधिकांश जमीनों का प्रयोग आज हम लोग सीधे तौर पर जो है वो कर रहे हैं इन 72 अरब एनिमल्स को फीड करने के लिए। हमारी यूएनएफएओ के मुताबिक ही हमारी जनसंख्या में करीब 72 करोड़ लोग इस समय भयानक कुपोषण का शिकार है। उनको प्रॉपरली सुबह शाम खाना नहीं मिलता है। हमारी 8 अरब की जनसंख्या में हमारे पास अपने 72 अरब इंसानों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, पर हम 72 अरब जानवरों को खाना खिला ले रहे हैं। तो हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हम अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा खेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन हम वो एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं जबरदस्ती पैदा कराए गए जानवरों को खिलाकर। और कई किलोग्राम जब हम अनाज फीड करते हैं किसी जानवर को, तो उसकी अनुपात में काफी कम मांस, डेयरी के उत्पाद, अंडा या मछली हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम बड़े पैमाने पर इस समय लैंड का और पानी का मिस यूज कर रहे हैं। ये जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसमें अभी इस बार जो COP28 की बैठक हुई है दुबई में, इसमें भी इस बार 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। एक फूड सिस्टम चेंज के ऊपर बातें की जा रही हैं, दूसरा मीथेन इमिशन को रोकने के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, जो कि सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इसी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा असंतुलन है जो हमने पैदा किया है धरती पर। हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर लें, हालांकि आप सभी इसका विषय में जानते हैं, धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी वजह है ग्रीन हाउस की गैसेस, जिसमें से प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के तमाम ऑक्साइड जो हैं वो जिम्मेदार हैं। ये गैसें जो है, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये सूरज से आने वाला जो हीट है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है, उसको ट्रैप कर लेती है। इसको जितनी ज्यादा ये गैसेस हमारे वायुमंडल में होती हैं, उतना ज्यादा ये हीट को ट्रैप करती हैं, हीट को वापस रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, और धरती उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसके कारण लगातार धरती का तापमान बढ़ने के कारण हमारे धरती के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और जितने भी हमारे नेचुरल साइकिल हैं, चाहे हमारा पानी का साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, ऑक्सीजन साइकिल हो, और जितने भी नेचुरल साइकिल हैं, इन सब पर लगातार फर्क पड़ता जा रहा है। और हमारा जीवन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती हुई गर्मी के कारण वो भी जो है मुश्किल में पड़ता जा रहा है। तो आप सभी इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। प्रजातियों का विलुप्तीकरण, आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर की जो लाइन है, ये ग्राफ है सन 1800 से लेकर और अभी तक का ये ग्राफ है। तो इस पिछले लगभग 225 सालों में
पर्पल कलर वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, और ग्रीन कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये प्रजातियों का विलुप्तीकरण है। जिस अनुपात में मानव प्रजातियां मानव की जनसंख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में जो अन्य प्रजातियां हैं वन्य जीवों की, वो लगातार विलुप्त हुई हैं। मतलब इसमें फ्लोरा और फाना दोनों की प्रजातियां शामिल हैं। तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ सीधे तौर पर ये दिखा रही है कि यही जिम्मेदार है इन प्रजातियों के विलुप्तीकरण के लिए। और ये विलुप्तीकरण आज बहुत ज्यादा तेज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग छठवें मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। ये मास एक्सटिंक्शन वो घटना होती है जब धरती पर कुछ ही समय के अंदर अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाएं। ऐसा अब तक 5 बार हुआ है अतीत में, जब से धरती पर जीवन है। जो 5वां वाला हुआ था कुछ करोड़ साल पहले, जब डायनासोर और हजारों प्राणी अचानक विलुप्त हो गए। उसका कारण था शायद कोई उल्का पिंड धरती से टकराया था, और उसके कारण वो सारे प्राणी धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन ये जो छठवां बड़ा विलुप्तीकरण है, इतनी तेजी से जो प्रजातियां इस समय विलुप्त हो रही हैं, 100 से ज्यादा प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं, इसका कारण हम इंसानों की गतिविधियां हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी चीजें करते हैं अपने जीवन शैली के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, किसी भी नाम पर, ये चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो ये जो प्रजातियों का एक्सटिंक्शन है, ये कितना खतरनाक है, इसका क्या खामियाजा होगा, हालांकि आप सभी इस बारे में पढ़ते ही रहते होंगे। एक उदाहरण मैं फिर से आपके बीच में देना चाहूंगा, आप सभी ने उस बारे में पढ़ा होगा। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि धरती से अगर सारी मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो धरती पर जीवन सिर्फ 4 साल बचेगा। क्योंकि मधुमक्खियां जो मैक्सिमम हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनका पॉलिनेशन करती हैं, और तभी जो हमारे फूल है वो फल में बदलते हैं, और तभी हमको खाने को मिलता है, तभी उस फल के नन्हे पौधे अगली बार उगते हैं। और इस तरीके से एक एक प्रजाति हमारे जैव तंत्र के अंदर इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आज हमको चीजें जीवन के लिए मिल रही हैं, खाना हो, पानी हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, धरती पर रहने लायक तापमान हो, सब कुछ निर्भर करता है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। और हमारा आज इकोसिस्टम सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हम आगे भी बात करते हैं। आप ये देखिए, ये 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं। धरती पर जीवन सेफ स्थिति में रहे, उसको तय करती हैं यही 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज। इन 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक बाउंड्री है, जिसके विषय में आज हम लोग प्रमुख रूप से बात करते हैं। जो उससे भी खतरनाक एक चीज है, वो है हमारी बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, जो हमारा इकोसिस्टम है। लगातार प्रजातियां जिस तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं, आप देख रहे होंगे ग्राफ में, जो सबसे खतरनाक स्तर पर है ग्रीन, जो बीच में जो एक बाउंड्री है, ये सेफ ऑपरेटिंग स्पेस है। मतलब अगर इसके अंदर होता है ये कोई भी जो हमारी प्लैनेटरी बाउंड्री है, तो वो सेफ कंडीशन में कहलाती है। और जब इससे वो एक्सीड करती है, तो उतने ज्यादा वो खतरनाक लेवल पे पहुंच जाती है। और सबसे खतरनाक स्तर आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे, वो किस चीज का है? वो हमारा इकोसिस्टम है, हमारी बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है। वो सबसे खतरनाक इस समय स्थिति में पहुंचती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने जो पूरी धरती पर अलग अलग तरीके के प्राकृतिक पर्यावास नष्ट किए, उस कारण से जो इतनी तेजी से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, हमारा इकोसिस्टम डगमगाता जा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हम लोग इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने बचपन में कॉपी रखकर शायद उसका एक घर बनाया होगा, एक कॉपी खड़ी की, दूसरी खड़ी की, उसके ऊपर तीसरी कॉपी रखी, इस तरीके से एक एक जोड़कर। अब आप नीचे की एक कॉपी खींच लीजिए, पूरा घर नीचे ढह जाएगा। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, ये भी कई बार ऐसे ही इसी तरीके से ये खड़ा हुआ है। अब इसमें से जब भी हम कोई प्रजाति निकालते हैं, हमारा इकोसिस्टम डगमगा जाता है। और जिस तेजी से हम प्रजातियों को निकालते जा रहे हैं, विलुप्त कराते जा रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम डगमगाता जा रहा है। और ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वैश्विक स्तर पर आज दुनिया के तमाम देश जलवायु परिवर्तन पर तो बात कर रहे हैं, पर इतना ज्यादा चिंता उनकी हमारी बायोस्फीयर इंटीग्रिटी को रोकने के बारे में या इस पर काम करने के बारे में नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर चिंतित हैं। सोचिए, ये हमारी 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं, इसमें आप देख रहे हैं 6 प्लैनेटरी बाउंड्रीज जो है वो इस समय इमरजेंसी में है, वो सेफ ऑपरेटिंग स्पेस से बाहर निकल चुकी हैं। इन सब के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन शायद हमको अंदाजा भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा बाकी भी ऐसी कोई खतरनाक समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। तो क्लाइमेट चेंज के अलावा हमारा एक बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, एक लैंड सिस्टम चेंज, जो इतने बड़े पैमाने पर हम जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा जमीनों का इस्तेमाल आज खेती के नाम पर, पशुपालन के नाम पर हो रहा है, और उसको भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, हर तरीके के प्राकृतिक पर्यावास नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो लैंड सिस्टम चेंज है, ये भी आज सेफ स्पेस से बाहर निकल चुका है, और ये भी आज खतरनाक स्थिति में है। चाहे हमारा फ्रेश वाटर चेंज हो, ये भी लगातार हमारा चारों ओर पानी जो है वो दूषित हुआ है, पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी लगातार डगमगाती जा रही है। तो ये भी जो है हमारी जो सेफ लिमिट थी उसको पार कर चुका है। और बायोकेमिकल फ्लो जो है पूरी धरती का, बायो जियो केमिकल फ्लो, जो बायोटिक और अबायोटिक जो कंडीशन है उनके बीच में होता है, इसमें भी ये लगातार एक्सीड करता जा रहा है, लगातार ये प्रभावित होता जा रहा है। नोबल एंटिटीज की अगर हम बात करें, चाहे माइक्रोप्लास्टिक हो या अलग अलग तरीके के जो प्रदूषक चीजें हैं, ये भी लगातार अपनी सारी सीमाएं पार करती जा रही हैं। धरती का कोना कोना इनसे प्रदूषित होता जा रहा है, और इससे जीवन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो ये 6 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं जो इस समय आपातकालीन दौर से गुजर रही हैं। और जो बाकी ओजोन डिप्लीशन का मुद्दा था, आप सभी इसके बारे में पढ़ते होंगे। हालांकि इस पर हमने काम किया और इस समय ये एक सेफ लिमिट पे वापस चला आया है। और इसके बाद एटमॉस्फेरिक एरोसोल पोल्यूशन जो है और ओशियन एसिडिफिकेशन, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सेफ लिमिट में है, पर हालांकि इनमें भी लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारे जीवन को, हमारे धरती पर जीवन को जो है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगाती जा रही हैं। और इन सब के लिए जिम्मेदार हमारी आदतें ही है, हमारा लाइफस्टाइल ही है। हम जो तमाम रिसोर्सेज का यूज करते हैं सुबह से शाम तक, वही जिम्मेदार है। हम आगे बढ़ते हैं। हवा में, मिट्टी में, पानी में प्रदूषण, इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हम सभी हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी चीजों का प्रयोग करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक स्टील का चम्मच, हम सभी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। अगर हम एक चम्मच की बात करें, मान लीजिए हम 10 रुपए का चम्मच खरीदना चाहते हैं। अब उस चम्मच को खरीदने के पीछे कितना ज्यादा प्रकृति का विनाश होगा। चम्मच बनता है स्टील से, स्टील बनता है लोहे से। तो पहले तो हमको लोहा चाहिए होगा। लोहा कच्चे लोहे के रूप में किसी जंगल के नीचे, किसी पहाड़ के नीचे दफन है। तो हमने क्या किया, पहले एक जंगल को या पहाड़ को तबाह किया, वहां के वन्य जीवों को हमने खत्म कर दिया, वहां पर हमने माइनिंग किया, और वहां से हमने निकाला आयरन ओर, हमने वहां से कच्चा लोहा निकाला। इसके बाद फिर हम उसको ले गए एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। फिर हमको उस कच्चे लोहे से फिर प्रोसेस लोहा बनाना था, शुद्ध लोहा प्राप्त करना था। तो उसके लिए हमको चाहिए था उस लोहे को गलाने के लिए कोयला। कोयला भी किसी जंगल के नीचे या पहाड़ों के नीचे दफन है। तो फिर हमने क्या किया, एक और जंगल या पहाड़ को तबाह किया, वन्य जीवों को खत्म किया, वहां पर हमने माइनिंग करी और हमने वहां से निकाला कोयला। कोयले को हम ट्रांसपोर्ट करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की हम लेकर गए उस इंडस्ट्री में। वहां पर हमने भारी प्रदूषण करके उस कच्चे लोहे से हमने इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस लोहा बनाया। फिर हम उस लोहे को एक और संयंत्र के अंदर लेकर गए, वहां पर फिर हम कोयला लाए, हमने वहां पर उस लोहे में कार्बन मिलाकर उसको स्टील बनाया। फिर उस स्टील के बड़े बड़े ब्लॉक वहां पर बने, वो एक और उद्योग में गए और वहां पर फिर उससे बना स्टील का चम्मच। और फिर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो स्टील का चम्मच हमारे घर पे आया। तो जब भी हम किसी भी चीज के डिमांड करते हैं बाजार से, कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल को निकालने के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारी मात्रा में इस तरीके से प्रकृति का विनाश किया जाता है। तो ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं, जनसंख्या का बढ़ना इसके लिए जिम्मेदार है, पर जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है उससे 1000 गुना ज्यादा हमारी लालच बढ़ी है। हमने 1000 गुना ज्यादा धरती के रिसोर्सेज का यूज बढ़ाया है, और वो और भी ज्यादा दबाव डाल रहा है हमारी धरती के पर्यावरण के ऊपर। तो जब भी हम किसी भी चीज की मांग करते हैं तो उसका इस तरीके से धरती के पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उससे हमारा पानी, हमारी हवा, हमारी मिट्टी सब कुछ प्रदूषित होती है। और यही नहीं, जब उस इस्तेमाल का सामान का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, जब वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, उसके बाद भी वो किसी ना किसी तरीके से वेस्ट मटेरियल के रूप में, जैसे प्लास्टिक है या ऐसी तमाम चीजें हैं, वो फिर हजारों सालों तक, लाखों सालों तक धरती को और ज्यादा बर्बाद करती है। तो हमें एक बार अपनी जो कंजम्पशन है उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, उसको भी कम से कम करने की आवश्यकता है। इस कंजम्पशन में सबसे ज्यादा जो जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं इस धरती पर,
रिसोर्सेज के रूप में, वो है भोजन। क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनों का इस्तेमाल आज धरती पर हम कर रहे हैं अपने भोजन के लिए। करीब धरती के कुल लैंड का 40% हिस्सा आज हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने के लिए बाकी हम समुद्रों में भी जाते हैं दूर दूर तक। तो धरती के लगभग आधे से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज हम लोग खाली अपना भोजन उत्पादन के लिए कर रहे हैं। उसमें से भी जो हमारा टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, हमने बात किया, उसका 77% हिस्सा हम लोग यूज कर रहे हैं आज एनिमल फार्मिंग में। मतलब जो हमारे पशु उत्पाद हैं, चाहे मांस हो, डेयरी के उत्पाद हो, अंडा हो, मछली हो, इसके उत्पादन में हमको ज्यादा जमीन लगती है, ज्यादा पानी लगता है, उनके मल मूत्र से ज्यादा प्रदूषण होता है, उनका जो रूमिनेंट एनिमल्स से मीथेन का जो इमिशन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ती है। तो जो हमारे ये पशु उत्पाद हैं, ये ज्यादा धरती के रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट जो है, जो हमारा पौध आधारित भोजन है, दालें, अनाज, फल और सब्जियां, वो भी जो लोकली उगाई गई हो, जो सीजनल तरीके से उगाई गई हो, उन पर हमें डिपेंड होने की आवश्यकता है। अपने जो फूड रिलेटेड हमारा जो डिस्ट्रक्शन है धरती का, उसको कम करने के लिए, फूड रिलेटेड लैंड यूज कम करने के लिए, फूड रिलेटेड पानी का यूज कम करने के लिए, फूड रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए। तो ये बात रही भोजन की। इसके अलावा जितनी भी चीजें हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे मेटल्स हो, चाहे प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें पूरी तरीके से बंद कर देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तेजी से हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करके चारों ओर तबाही फैलाते जा रहे हैं, इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये सिंगल यूज प्लास्टिक फिर माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे हवा, पानी, मिट्टी, हमारे खून, हर जगह पहुंच चुकी है और बुरी तरीके से दबाव डाल रही है। और सिंगल यूज प्लास्टिक चूंकि इतने ज्यादा सस्ते हैं कि इनको वापस रिकवर करके इनको वापस यूज करना जो है, वो इनकी एक्चुअल लागत से भी कई गुना ज्यादा महंगा है। जैसे पॉलीथीन है, एक पतली काली वाली जो पॉलीथीन है, 40-50 पैसे की पड़ती है खरीदने में। अब अगर इसको हम वापस, इसको हम लोग रिसाइकल करें, वापस इसे लें, इसका सेग्रीगेशन करें, इसको साफ करें, फिर इसको हम लोग रिसाइकल करें, इसका दोबारा कोई प्रोडक्ट बनाएं, तो उसमें कई दसों रुपए या 100 रुपए से ज्यादा लग जाता है। और इसी के कारण जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है, आज उसको दोबारा रीयूज नहीं किया जा पा रहा है, उसको रिसाइकल नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि हमने हर चीज को आज एक इकोनॉमिकली देखना शुरू कर दिया है। तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद करने की आवश्यकता है। और सरकार ने हालांकि इस पर कई बार कड़े कदम भी उठाए, केंद्र सरकार ने बैन किया, राज्य सरकार ने बैन किया, पर फिर भी आज धड़ल्ले से बिक रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें मजबूर हैं, उनको बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जो उनको बना रही हैं, कई बार वो उनके वोट बैंक में, उनके चुनाव में वो काफी ज्यादा मदद करते हैं। और चूंकि लोग भी इसमें सीधे तौर पर उनका वोट बैंक है, तो सरकार ना कॉर्पोरेट्स को नाराज करना चाहती है, ना लोगों को नाराज करना चाहती है। और सरकार अपेक्षा करती है कि ये सभी लोग सुधर जाएं अपने आप और ये चीज रुक जाए। तो सच में हम सबको जो है इसमें अपने अपने स्तर पर इसका इस्तेमाल बंद करने की जरूरत है। और सभी लोग नहीं, सिर्फ अगर धरती के अपने देश के 10-15% लोग ही अगर सुधर जाएं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो अगर वो जो मांग करेंगे सरकार से, तो सरकार उनकी मांग फिर सुनेगी और उसके हिसाब से परिवर्तन लाएगी। पर अभी उन लोगों की संख्या जो इस पर्यावरण की समस्या से चिंतित हैं, उनकी संख्या शायद 1% भी नहीं है। और यही कारण है आज ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। ना चुनाव में कभी इसके बातें होती हैं, ना किसी भी चीज में इसकी बात होती है। तो आज इसको हमको चुनाव का मुद्दा बनवाने की भी आवश्यकता है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, सेंसिटाइज करें, ताकि लोग इसकी आवाज उठाएं और ये एक चुनाव का मुद्दा भी बने। तभी सरकारें भी इसके प्रति जागरूक होंगी, तभी सरकारें भी आगे कदम बढ़ा पाएंगी। तो इन तमाम तरीके का पोल्यूशन जो है, अपने घरों में भी हम लोग जो डिटर्जेंट का यूज करते हैं या फिनाइल का यूज करते हैं, उसका यूज भी हमें लिमिटेड करने की आवश्यकता है। डिटर्जेंट के बजाय हम लोग बायो एंजाइम घर पे बना सकते हैं। आप सभी गूगल पर सर्च कर सकते हैं घर पे बायो एंजाइम कैसे बनाएं। बहुत ही आसानी से सिर्फ गुड़ का, खट्टे फलों का और पानी का यूज करके हम लोग घर पे ही बायो एंजाइम बना सकते हैं। और आसानी से हम डिटर्जेंट का, शैम्पू को और फिनाइल का भी इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो तमाम कंजम्पशन है हमारा, चाहे कपड़े खरीदते हो हम लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इनका भी कम से कम प्रयोग करें, इनका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करें हम लोग।
और इनको फिर बाद में फेंके ना। तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आजकल तमाम कंपनियां हैं, अगर आपने कोई मोबाइल फोन यूज किया वो एकदम बेकार हो गया है तो आप इस कंपनी को वापस कर सकते हैं, वो इसको वापस लेकर रिसाइकल में भेज देते हैं। तो ऐसे तमाम कदम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हम करते हैं अपने जीवन में, अगर हर एक चीज में हम एक बार रीथिंक कर रहे हैं और हर एक चीज में हम बदलाव लेकर आए तो हम लोग जरूर इस तमाम तबाही को जो है आगे रोक पाएंगे। प्लास्टिक प्रॉब्लम, हमने इसके बारे में काफी बातें ऑलरेडी कर ही ली हैं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में बदलकर आज चूंकि सारी चीजें बहती हुई नदियों में, तालाबों में, समुद्र में जा रही हैं और भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक इस समय नदी, तालाब और समुद्र में, वहां पर मछलियां जो हैं वो उनको कंज्यूम कर रही हैं और फिर बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस से एक मछली से दूसरे मछली, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में वो लगातार हाई कंसेंट्रेशन में बढ़ता जा रहा है, हमारे खून में भी पहुंच चुका है। तो इसका कारण है क्योंकि हम लोग इन प्लास्टिक्स का यूज करके फिर इनको फेंक रहे हैं, तो हमें इनका यूज जो है वो लगातार बंद करने की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, धरती पर मैंने आपको बताया कि हर एक मिनट में एक फुटबॉल के मैदान का जंगल काटा जा रहा है। अब पहले उन जंगलों की बात कर दें जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था, धरती का फेफड़ा, वो है जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसमें से सबसे प्रमुख है अमेजन का रेन फॉरेस्ट। अमेजन का अधिकांश हिस्सा है ब्राजील में। अमेजन के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था क्योंकि हर साल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते थे और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वातावरण में वो छोड़ते थे कि धरती के फेफड़े की तरह काम करते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि धरती के ये फेफड़े बेकार हो चुके हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की अभी जो रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, उसमें उन्होंने कहा कि इस समय अमेजन के जंगल जो फेफड़े का काम करते थे वो एकदम खराब हो चुके हैं। इस समय अमेजन के जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो जंगल उत्सर्जित कर रहे हैं, जो वो जंगल का क्षेत्र है। आखिर ये कैसे हो गया? इसका कारण है क्योंकि बड़े पैमाने पर अमेजन के जंगलों को काटकर वहां पर बड़े पैमाने पर मक्का और सोयाबीन की खेती की जा रही है और वहां पर गाय के और सुअर के बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। अधिकांश मक्का सोयाबीन उन गायों को, सुअरों को खिलाते हैं, फिर उनका मांस, उनके डेयरी के उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में और इसी के कारण ब्राजील दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है। तो किस कीमत पर है? हमने अमेजन के जंगलों को अधिकांश तबाह कर दिया, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते थे। अब वो हमारे वातावरण में वापस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। क्यों उत्सर्जित कर रहे हैं? क्योंकि जो पेड़ पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते थे वो काट दिए गए, तो वो अब्जॉर्प्शन रुक गया और जो पेड़ काटे गए उनके अंदर जो स्टोर कार्बन है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो वापस हमारे वातावरण में जा रही है और उससे वापस जो है हमारे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा, और ये सिर्फ अमेजन के जंगलों की बात नहीं है। अगर हम भारतीय जंगलों की बात करें या भारत में हरियाली के घटने की बात करें, सबसे बड़ा कारण जो है वो है ओवर ग्रेजिंग और ओवर ब्राउजिंग। हमारे यहाँ पर कृषि मंत्रालय के मुताबिक ही गौवंश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ है, भैंसों की जनसंख्या करीब 11 करोड़ है। इसके अलावा बकरियां, भेड़े, ये भी करोड़ों की संख्या में हमारे देश में है। ये ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स हैं। आप किसी भी भारतीय जंगल में जाइए, आप सोचेंगे कि वहां पर हमको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। शायद ही आपको उन जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स के दर्शन हो, पर जब आप जंगल में घुस रहे होंगे तो आपको वहां बड़ी तादाद में गाय, भैंस, भेड़, बकरी चरते हुए या चराए जाते हुए दिख जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में ये जो जानवर हम पैदा करवाते हैं मांस के लिए, दूध के लिए, उनको चारों ओर चरने के लिए ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं, या बाद में जब उनको अबेंडन कर देते हैं गायों को, वो जब जाती हैं इधर उधर, हर नन्हे उग्रह पौधे को ये जानवर चरते रहते हैं और ये अपने भारत में हरियाली के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है। जंगलों में चूंकि कुछ ही जंगल बचे हुए हैं और पुराने पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, कई सारे जंगल भी काटे जा रहे हैं और जो बचे हुए जंगल हैं वहां पर हर साल जो नन्हे पौधे उगते हैं उसमें से अधिकांश पौधे जो है वो चर लिए जा रहे हैं इन ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा। गांव में बड़े पैमाने पर जो नन्हे पौधे हर साल पक्षी इधर उधर पेड़ों के बीज को ले जाकर गिराते हैं, बारिश होती है, नन्हा पौधा उगता है, उसमें से बहुत सारे पौधों को पेड़ बनना चाहिए पर एक भी पौधा बड़ा होकर पेड़ नहीं बन पा रहा है। इतने ज्यादा हमने इन ग्रेजिंग एनिमल्स को चारों ओर छोड़ के रखा है। उत्तर प्रदेश में हर साल सरकार प्लांटेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन अधिकांश पेड़ जो लगाए जाते हैं वन विभाग के द्वारा या अलग अलग विभागों के द्वारा, उसमें से अधिकांश पेड़ खाए जाते हैं इन्हीं ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स के द्वारा। तो
सबसे ज्यादा जो हरियाली पर जो एक तरीके से नियंत्रण ला रहा है जो चीज है, वो है इन गायों की, भैंसों की, बकरियों की, मुर्गियों की इतनी बड़ी करोड़ों की तादाद, जो कि हम जबरदस्ती बढ़ाते हैं ज्यादा मांस के उत्पादन के लिए, ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए, और फिर इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर की समस्या भी इस समय बड़ी समस्या है। वो भी ये तब है जब सारी की सारी भैंसें अंत में स्लॉटर हाउस में ही जाती हैं। गौवंश भी काफी इलीगल तरीके से उनकी स्मगलिंग होती है या अलग अलग जगहों पर इलीगल तरीके से मारे जाते हैं। बचे हुए गौवंश बहुत सारे गौशालाओं में भूख से मारे जा रहे हैं, बहुत सारे सड़कों पर गाड़ियों से कुचल के मर रहे हैं, बहुत सारे खेतों में ब्लेड के तारों से कट के मर रहे हैं, अलग अलग तरीके से शहरों में प्लास्टिक खाकर मारे जा रहे हैं, विपरीत मौसम के कारण मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद लगातार स्ट्रे एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जबरदस्ती इनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। एक गाय का, भैंस का, उसके 14-15 साल के जीवन में हम लोग 7 से 10 बच्चे पैदा करवा लेते हैं, बैक टू बैक प्रेग्नेंट करवाकर उसको। किसी किसान का सामर्थ्य नहीं है कि 15 साल में एक गाय का 7 बच्चा भी अगर पैदा करवा दिया, जिसमें से 3-4 शायद नर भी होंगे, उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा, तो नतीजा क्या होगा? या तो आप उनको कसाई खाने में भेजिए या तो आप उनको छोड़ दीजिए। दोनों दशा में या तो जानवर भुक्तभोगी होता है और या तो फिर हम भुक्तभोगी होते हैं। जितने ज्यादा जानवर जितनी तेजी से पैदा करवाए जा रहे हैं बढ़ती हुई डेयरी की डिमांड के लिए, अगर इन सारे जानवरों को बचा लिया जाए तो इतनी ज्यादा, चूंकि उनकी लगभग औसत उम्र 15-16 साल है, और सारे जानवर अगर 15-16 साल जिए और हर साल करोड़ों की संख्या में हम नए नए जानवर पैदा करवाते जा रहे हैं, उनकी संख्या कुछ ही सालों में अरबों में पहुंच जाएगी। हमारे पास ना तो इतना चारा दाना है कि हम उनका पेट भर पाएंगे, ना तो इतनी जगह है, और इतनी संख्या उनकी बढ़ेगी तो फिर हमारे चारे दाने पर ही संकट आकर खड़ा होगा। और पिछले लगभग 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों ने या लाखों लोगों ने शायद खेती अपनी छोड़ दी है, या फिर उनके प्रोडक्शन में भारी कमी आई है। तो ये सब, इसका वजह क्या है? बहुत तेजी से बढ़ाई जाती हुई इन जानवरों की जनसंख्या। बाघ, 50 साल से ज्यादा हो गए प्रोजेक्ट टाइगर चलते हुए, बाघ की संख्या भी 3000 नहीं पहुंची है, और हम लोग करोड़ों की संख्या में गाय भैंस हर साल पैदा करवाते हैं। तो ये सब कुछ हम करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो लगातार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ला रहा है, और इससे धरती का, भारत में अगर हम बात करें तो बड़ी तेजी से हरियाली खत्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहा है, और हमें इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। पानी के क्राइसिस की अगर हम बात करें तो धरती पर जितना टोटल पानी यूज किया जा रहा है, अधिकांश पानी 70% जो फ्रेश वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। बाकी 19% यूज हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में, और 11% यूज हो रहा है हमारे म्यूनिसिपल यूज में, घरेलू इस्तेमाल में। और इस एग्रीकल्चरल जो यूज है पानी का, इसमें से भी अधिकांश पानी इस्तेमाल किया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पशुपालन के लिए। क्योंकि अधिकांश खेती आज धरती पर, जितना हम लोग मक्का और सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, वो अधिकांश आज खिलाया जा रहा है जानवरों को ही, और सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली फसलों में मक्का और सोयाबीन प्रमुख रूप से है। तो वहां पर जो सिंचाई के लिए लगता है, इसके अलावा जो हरा चारा हम लोग उगाते हैं, हरे चारे में बहुत ज्यादा पानी लगता है, लगभग हर हफ्ते सिंचाई करनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा इस तरीके से भी हम पानी की बर्बादी वहां पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके सामने एग्जाम्पल है कि किस चीज के उत्पादन में कितना ज्यादा पानी लगता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर साइड में कितना ज्यादा पानी लग रहा है। तो बीफ के उत्पादन में करीब 112 लीटर पानी लग रहा है, और अगर हम सबसे नीचे की तरफ देखें तो हमारे जो पौध आधारित उत्पाद हैं, दालें हैं, अनाज है, सब्जियां हैं, उनके उत्पादन में बहुत कम पानी लग रहा है। जबकि जो पशु उत्पाद है, चाहे मांस हो, दूध हो, अंडा हो, मछली हो, इनके उत्पादन में कहीं ज्यादा पानी लग रहा है। तो जो हमारे प्लांट बेस्ड डाइट है, हमें उसकी तरफ मुड़ने की जरूरत है, क्योंकि यही एक तरीके से सस्टेनेबल फूड है जिससे हम लोग धरती को बचाने में अपना योगदान जो है दे सकते हैं। बाकी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, और इसका कारण है हमारी बढ़ती हुई मांग। जितना ज्यादा हम डिमांड करते हैं, उतना ज्यादा सप्लाई के लिए, फिर रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए उधर डिस्ट्रक्शन किया जाता है। वो किसी भी चीज का हो, चाहे मेटल का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, हर एक चीज का बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, और धरती इस खनन को झेल नहीं पा रही है। जो लैंड यूज चेंज हम लोग कर रहे हैं वो भी आज एक आपातकालीन स्थिति है, और इसमें जिम्मेदार हम सभी हैं। तो हम सबको इस विषय में भी सोचना चाहिए और अपने डिमांड को कम से कम रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, वो सादा जीवन उच्च विचार है जीवन के 2 आधार। तो वैसी जीवन शैली, एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जो है, उसको हमें अपनाने की आवश्यकता है।
नदियां लगातार मर रही हैं और उसमें यही हमारी तमाम चीजें जिम्मेदार हैं। तो सभ्यताएं बसी नदियों के किनारे, क्योंकि नदियां ही हमको जीवन देती हैं, चाहे पानी हो चाहे अनाज हो, सब कुछ हमें नदियों से ही मिलता था पहले। तो अब जो नदियों का हाल है, ये असल में हमारे मरते हुए समाज का हाल है। और अगर नदियां वापस नहीं सुधरी तो फिर हमारा जाना तय है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो अभी COP 28 की बैठक हुई है दुबई में, उसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में। तो यह कॉप है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के तहत एक कन्वेंशन हुआ था करीब 28 साल पहले, जिसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन में यह तय किया गया था कि हर साल दुनिया के तमाम देश जो हैं, जिनको पार्टीज कहते हैं, वो आपस में इकट्ठा होंगे एक जगह पर, और वहां पर सभी मिलकर नेगोशिएट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कम कर पाए, ताकि जलवायु परिवर्तन की समस्या को, मतलब जो 6 आपातकालीन नोबल जो हमारी ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं, जो आपातकालीन दौर में है, उसमें से एक प्लेनेटरी बाउंड्री के ऊपर हम लोग काम कर पाए। तो 28 सालों से लगातार ये बैठकें चल रही हैं। इस साल की जो 2023 की बैठक थी वो हुई दुबई में। और इसकी प्रमुख हाइलाइट्स क्या है? पहली बार दुनिया के सभी देश, जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं, वो पहली बार इस बात में एग्री हुए हैं कि हम सबको मिलकर धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल खत्म करने की आवश्यकता है। हालांकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी, कुछ साल के अंदर ही पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मिशन में प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो फिलहाल एक ये अच्छी बात है कि पहली बार एटलीस्ट सभी लोग एग्री तो हुए हैं कि हाँ, हमें इसको खत्म करना है। कब करना है ये हालांकि अभी तय नहीं किया गया है। दूसरा, एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है COP 28 की बैठक में। ये फंड क्या है? असल में बहुत सारे देश दुनिया के जो है इस समय जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। जैसे बढ़ती हुई गर्मी के कारण जो हमारा पोलर आइस है लगातार पिघलता जा रहा है और समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो दुनिया के इस समय करीब 3 दर्जन देश हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, मार्शल आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स है, फिजी है। उनके जो नागरिक हैं, उनके छोटे छोटे द्वीप लगातार डूबते जा रहे हैं, और उनके लोग जो है, उनके घर जो है लगातार खत्म होते जा रहे हैं। उनका पूरा का पूरा देश खत्म होता जा रहा है। अभी कुछ साल पहले न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा द्वीप था, करीब 500 लोग रहते थे, वो डूब गया। उन लोगों को शरण लेनी पड़ी न्यूजीलैंड में। और क्लाइमेट रिफ्यूजीज के लिए अभी कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसा संधि भी नहीं है कि उनको कोई देश जो है वो लीगली जो है अपना नागरिक बनाए। तो वो बेचारे, उनका घर जो है वो तो डूब गया समुद्र में, अब उनको नया घर मिल नहीं पा रहा है लीगल तरीके से। ऐसे ही अपने भारत में भी मालदीव से, भारत के दक्षिण में मालदीव करीब 1970 छोटे छोटे आइलैंड्स की श्रृंखला है, और लगातार मालदीव के कई सारे जो द्वीप है वो लगातार डूबते जा रहे हैं। इवन मालदीव की जो कैपिटल है माले, वो भी लगातार बहुत तेजी से कोस्टल इरोजन का, समुद्री जो जलस्तर है लगातार वहां की जो समुद्र के किनारे की मिट्टी है उसको काटता जा रहा है, और वो द्वीप भी जो है वो समुद्र में समाता जा रहा है। और इस समय दुनिया की अधिकांश जनसंख्या, करीब 2 अरब से ज्यादा लोग ऐसे शहरों में रहते हैं, ऐसे कोस्टल सिटीज हैं जो समुद्र के लेवल से महज 1 मीटर की ऊंचाई पर है। और जिस तेजी से समुद्री जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस सदी के अंत से पहले ही 2 से 3 अरब लोगों का घर पूरी तरीके से डूब जाएगा समुद्र में। तमाम कोस्टल सिटीज जो हैं, चाइना में शंघाई है, बीजिंग है, और अमेरिका में भी सैन फ्रांसिस्को का एरिया है, फ्लोरिडा का तट है, न्यूयॉर्क जो है वहां पर तो समुद्र का पानी काफी अंदर तक घुस गया था। आपने सुना होगा 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो जहाजों के टकराने से गिर गया था, उस एरिया को बोलते हैं मैनहट्टन, वो पूरा का पूरा समुद्री पानी से डूब गया था। अमेरिकी सरकार के पास पैसा है, उन्होंने तो किनारे किनारे कंक्रीट की दीवार बना ली, पानी को रोक लिया, पर सभी सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी समुद्री सीमाएं हैं, कहां कहां कोई कंक्रीट की दीवारें बनाएगा। तो इस कारण से लगातार जिस तरीके से सी लेवल राइज होता जा रहा है, बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा जो है वो समुद्र से सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई पर है। बांग्लादेश जो कि 7वां या 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, सोचिए अगर इस बढ़ती हुई सी लेवल राइज के कारण बांग्लादेश के वो इलाके डूबे, तो वो लोग फिर भागेंगे भारत की ओर, और भारत में इतने ज्यादा लोग आएंगे जिनके पास ना घर होगा, ना खाना होगा, ना पानी होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार पानी का और खाने का क्राइसिस हमारे सामने आता ही जा रहा है। जिस तेजी से मॉनसून लगातार बिगड़ता जा रहा है, वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में भयानक खाद्यान्न संकट हम लोग उससे गुजर रहे होंगे।
और वैसे समय में जब सी लेवल राइज होने के कारण भी बहुत सारे लोग भारत में माइग्रेट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास खुद खाने की बड़ी कमी होगी, जनसंख्या पहले इतनी ज्यादा है हमारी, हम सारे के सारे सिविल वॉर में जाने वाले हैं, ऐसा बहुत से वैज्ञानिक बता रहे हैं। जो स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, तो हमारा जो भविष्य है वो बड़ा दुखद है, बड़ा अंधकार में दिखाई दे रहा है। और इस चीज को रोकने के लिए फिलहाल अभी कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है COP 28 में। इसमें एक फंड होगा जिसमें जो तमाम देश, अमीर देश हैं, वो बहुत सारा पैसा देंगे ताकि जो गरीब देश हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, खासकर जब जलवायु परिवर्तन के कारण उनको कोई किसी आपदा का सामना करना पड़े और लोगों के सामने खाने पानी का संकट आ जाए, तो इस फंड से उनकी मदद की जा सके। तो हालांकि ये एक अच्छी बात है, पर फिर भी एक टेम्परेरी सिर्फ हेल्प होगी, क्योंकि उनका देश खत्म हो गया तो उनको कितना ही कोई मदद कर पाएगा। इसके बाद एक और प्लेस जो है पहली बार ली गई है COP 28 के बैठकों में। एक तो फूड सिस्टम्स चेंज को रोकने के लिए, जो ये पूरा का पूरा लगातार धरती पर लैंड बढ़ता जा रहा है, लैंड यूज बढ़ता जा रहा है, फूड सिस्टम लगातार चेंज होते जा रहे हैं, लगातार मांस की, डेयरी की, अंडा की, मछली की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके लिए हम ज्यादा जानवर पैदा करा रहे हैं, ज्यादा जानवरों को खिलाने के लिए हमें ज्यादा जो एनिमल फीड है उसका उत्पादन करना पड़ रहा है। और वो एनिमल फीड जब हम ज्यादा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं इंसानों के भोजन के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 72 करोड़ लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है और 72 अरब जानवरों को हम खाना खिला रहे हैं। तो ये सब हुआ है फूड सिस्टम चेंज के कारण। तो आप लगातार इस विषय पर भी वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। इसके लिए प्लांट बेस्ड ट्रीटी बनाने पर भी विचार चल रहा है। इस पर ऑलरेडी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बन चुका है प्लांट बेस्ड ट्रीटी का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मुड़े और हम जो मिस यूज कर रहे हैं अपने फूड सिस्टम का उसको हम लोग रोक पाए। और साथ ही साथ जो मीथेन इमिशन है इसको भी लिमिट करने के बारे में इस बार प्लेज ली गई है। सभी देशों ने कहा है कि हाँ, इस विषय पर भी हम बात करेंगे, अगले साल से हम इसको भी अपने एजेंडे में लेकर आएंगे। तो मीथेन इमिशन जो सबसे बड़ा मानव जनित कारण है मीथेन गैस के उत्सर्जन का, वो है हमारा वर्तमान पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये रूमिनेंट एनिमल्स है, पागुर करते हैं, और जो इनका पागुर किया जो प्रोसेस है उसमें भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे। और ये उत्सर्जन आज सबसे बड़ा मानव जनित कारण है मीथेन गैस के उत्सर्जन का। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ये ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे वायुमंडल में, क्योंकि ये जब इमिट होती है तो पहले 11-12 साल ये मीथेन के रूप में हमारे वातावरण में रहती है, बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और फिर अगले 100 साल ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में रहती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर हमने मीथेन गैस का उत्सर्जन अगर हमने नहीं रोका तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अगर पूरा का पूरा रोक भी लें, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम सब बंद कर दें, जंगलों का जलाए जाना रोक दें, कूड़े का जलाए जाना रोक दें, सीमेंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन से जो इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी पूरा का पूरा रोकते हैं, फिर भी हम धरती के तापमान को सेफ लिमिट से ज्यादा बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे अगर हम मीथेन पर काम नहीं करते हैं तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने अब तय किया है कि अब मीथेन इमिशन के विषय में भी बात की जाएगी। और मीथेन का उत्सर्जन रोकने का जो सबसे प्रभावशाली काम है, हम लोग इन रूमिनेंट एनिमल्स की जनसंख्या जबरदस्ती ना बढ़ाएं, उनकी जनसंख्या को हम कम से कम रखें, और वो तभी होगा जब हम मांस की, डेयरी उत्पादों की डिमांड जो है उसको बंद करेंगे। इसके बाद गोल टू लिमिट टेम्परेचर राइज अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस। सन 1990 में धरती का जो तापमान था, औसत तापमान, उससे तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर गोल बनाना ये फिलहाल COP बैठकों का ये प्रमुख एजेंडा होता है और उसको लेकर अलग अलग देश जो है वो अपने अपने टारगेट्स जो है वो तय करते हैं। भारत ने भी अपने अपने ऐसे टारगेट जो है तय किए हुए हैं। इसके अलावा ये भी इस बार बात हुई है कि हम लोग एनर्जी इफिशियंसी को डबल करेंगे, जो हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है चाहे ट्रांसमिशन में हो चाहे हमारे इक्विपमेंट्स में हो, उसकी भी इफिशियंसी को डबल करेंगे ताकि लॉस कम हो और कम एनर्जी का हमें यूज करना पड़े। और जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो अक्षय ऊर्जा है, सोलर है, विंड है और ऐसी तमाम ऊर्जा है, उनको जो है हम उनका प्रोडक्शन ट्रिपल करेंगे और बाकी कोयले की और जो तमाम अन्य तरीके का जो हमारी ऊर्जा है उसका उत्पादन लगातार हम कम करेंगे। तो ये फिलहाल कुछ हाइलाइट्स हैं COP 28 की जो अभी दुबई में संपन्न हुई है। तो अब सोल्यूशन क्या है? हमने बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात कर लिया। सोल्यूशन यही है कि हम लोग अपने हर तरीके के रिसोर्सेस का यूज कम से कम करें। भोजन की बात अगर आती है
तो हम लोग पशु उत्पाद जो है, मांस है, डेयरी के उत्पाद है, अंडा है, मछली है, इसका भी उपभोग हम लोग खत्म करें। हम लोग ज्यादा दालें, अनाज, फल और सब्जियां जो है उनकी तरफ मुड़े। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी, एनर्जी यूज। क्योंकि सूरज ही हमारे धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूरज के उपस्थिति में पौधे जो हैं वही फूड का प्रोडक्शन करते हैं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जब ऊर्जा आती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, तो वो 10 गुना कम बचती है। और प्राथमिक उपभोक्ताओं से जब ऊर्जा आती है द्वितीयक उपभोक्ताओं में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, तो वो 10 गुना और कम हो जाती है। मतलब प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक हमारे पेड़ पौधे, उनसे ऊर्जा अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता बनते हैं तो 100 गुना कम प्राप्त होती है हमको। तो इस ऊर्जा का जो ये लॉस है, इसमें लैंड यूज भी जुड़ा हुआ है, पानी का जो यूज है वो भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर बनते हैं, मतलब हम सीधे अगर पौधों से सारे अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, तो हम कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, कम जमीन का इस्तेमाल करेंगे, कम पानी का इस्तेमाल करेंगे और कम समस्या पैदा होगी धरती पर। लेकिन अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर बनते हैं, मतलब हम प्राइमरी कंज्यूमर से अगर कोई चीज लेते हैं, मांस है, चाहे दूध है, चाहे अंडा है, चाहे मछली है, तो फिर हम ज्यादा ऊर्जा का व्यय करते हैं, धरती पर ज्यादा लैंड का यूज, ज्यादा पानी का यूज और प्रदूषण भी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए आज हमको प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जो फूड रिलेटेड हमारा एक इमिशन है या अलग अलग तरीके से जो डिस्ट्रक्शन है, जो पर्यावासों का विनाश है, प्रजातियों का विलुप्तीकरण है, उसको बड़े पैमाने पर रोक पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें पूरी तरीके से बंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जितने भी तरह के केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कॉस्मेटिक्स के रूप में या अलग अलग तरीके से, उनका इस्तेमाल भी हम यथासंभव ना करें। पैकेजिंग वाली चीजों का भी प्रयोग हम कोशिश करें, जो प्लास्टिक के पैकेजिंग में आ रही हैं चीजें, उनका भी यूज हम ना करें। हमारे मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ जो प्लास्टिक के पैकेजिंग में भी है और वही चीजें हमको खुली भी मिल जाती हैं। हम कोशिश करें कि खुली चीजें ज्यादा खरीदें। जितनी ज्यादा चीजें खरीदना हो उतना ज्यादा हम बैग्स लेकर मार्केट में जाएं। और इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है उसको भी काफी कम कर पाएंगे, केमिकल्स का यूज काफी कम कर पाएंगे। जो हमारे ग्रीन अल्टरनेटिव्स हैं उनकी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा मुड़े। जब भी कोई हमें सामान खरीदना हो, बैग खरीदना है, जूता खरीदना है, तो हम लेदर का ना खरीदें। लेदर का नदियों पर क्या प्रभाव पड़ता है आप सभी कानपुर में देख ही रहे हैं। तो उसके बजाय हम लोग किसकी तरफ जाएं? हम लोग जो हमारे कॉटन है या जूट बैग्स हैं उनकी तरफ जाएं और ऐसे चीजों की तरफ जाएं जो कम नुकसान पहुंचाती हो प्रकृति को, पशु पक्षियों को और हमको भी। तो इस तरीके से हमको एक एक करके बदलाव लाने की आवश्यकता है और हम सबको एक्टिविस्ट बनने की आवश्यकता है। लगातार अगर हम सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी भारत एक लोकतंत्र है और सरकारें उन्हीं चीजों को मुद्दा बनाती हैं जो हमारे मुद्दे होते हैं। और आज हमारा मुद्दा पर्यावरण है ही नहीं। तो जब हमारा मुद्दा पर्यावरण नहीं है तो सरकारें मुद्दा क्यों बनाएंगी? क्योंकि सरकारों को वोट चाहिए और जो हमारा मुद्दा होगा वोट उन्हीं को, उनसे ही मिलेगा। तो हमें आज जो खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो असल में समझते हैं इन तमाम समस्याओं को, इस आपातकालीन दौर की जो समस्याएं हैं, जो उसको समझते हैं, उनको इस विषय में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है। हम एक्टिविज्म करें, हम और लोगों को समझाएं, हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, हम गांव में जाएं, हम लोगों को अलग अलग तरीके से समझाएं, हम अपने प्रशासन से, अपनी सरकारों से हम पत्र लिखें। और हर तरीके से जब हम एक्टिविज्म करेंगे तभी हम ऐसे लोगों की संख्या बढ़ा पाएंगे जो पर्यावरण के प्रति चिंतित होंगे। और अगर इनकी संख्या जो चिंता करते हैं पर्यावरण की, अगर एक अच्छी मात्रा में हो जाएगी, एक अच्छी संख्या में हो जाएगी, तो हम सभी मिलकर सरकारों पर भी दबाव डाल पाएंगे कि धरती को बचाने के लिए आगे बढ़ा जाए। अभी तक हम लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम लोग धरती को पूरी तरह से खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरी धरती नहीं है कि इस धरती को जब खत्म कर लेंगे तो फिर दूसरी किसी धरती पर चले जाएंगे। हजारों सालों से धरती पर हमारे पूर्वज रहते आए हैं, पर धरती हमेशा एक अच्छी कंडीशन में रही है। हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ बचा हुआ था। हमारे गांव जो थे वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। पानी साफ सुथरा था, प्रॉपर तालाबों को बनाने की पूरी इंजीनियरिंग थी, तालाबों को मेंटेन करने की पूरी इंजीनियरिंग थी उन लोगों के पास थी जिनको हम कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सब चीजों को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। हमारे घर एकदम सस्टेनेबल होते थे, ना किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता थी, ना हमें किसी तरीके से उसके लिए प्रकृति का विनाश करना पड़ता था। हर एक चीज बड़ी सस्टेनेबल थी। खाना हमारा पोषक हुआ करता था, सब कुछ बड़ा अच्छा था।
पर हमने विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर जो परिवर्तन किया है, आज हमें एक बार उसको सोचने की और उसको वापस करने की बड़ी ज़रूरत है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़िए। वीगन क्या है, जो इसमें एक शब्द आया उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग जो मांस, डेयरी के उत्पाद, अंडा, मछली सब कुछ खाते हैं, हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। जो लोग मांस, मछली, अंडा तो नहीं खाते हैं, पर डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको वेजिटेरियन कहते हैं। जो लोग किसी तरीके के पशु उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना मांस का, ना डेयरी उत्पादों का, ना अंडा का, मछली का, उन लोगों को वीगन कहा जाता है। वीगन वो लोग होते हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट, सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं और किसी भी तरीके से वो जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना एंटरटेनमेंट में, ना परिवहन में, ना भी किसी भी चीज में। तो ऐसे लोग वीगन कहलाते हैं और आज पूरी दुनिया में वीगन बनना एक सबसे बड़ा काम है। खुद यूनाइटेड नेशंस ने ही कहा है कि ये सिंगल बिगेस्ट स्टेप है जो एक इंडिविजुअल उठा सकता है धरती को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जो पशु उत्पाद भी हैं, चाहे मांस हो, चाहे डेयरी के उत्पाद हो, अंडा हो, मछली हो, जिस तरह से उसका उत्पादन हो रहा है, वो आज हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक है। जो पशु उत्पाद हैं, वो सैचुरेटेड फैट, नाइट्रेट और अलग अलग तरीके के साल्ट्स के बड़े सोर्स होते हैं, जो कि तमाम क्रॉनिक डिसीजेस का बड़ा कारण होती है। और जब हम प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मुड़ते हैं, तो हम तमाम क्रॉनिक डिसीज से लड़ने में ज्यादा सुरक्षित हो पाते हैं, उनका खतरा काफी हद तक कम कर पाते हैं। तो इसलिए भी अपने हेल्थ को भी बेहतर बनाने के लिए भी, दूसरा अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मतलब वीगन बनते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग जानवरों का इस्तेमाल भी बंद कर देते हैं। तो फिर जो 72 अरब जानवर हर साल पैदा करवाए जा रहे हैं, उनको करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब वो नहीं पैदा कराए जाएंगे, तो उनके लिए जो एक्स्ट्रा हम लोग एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुल कल्टीवेटेड लैंड का 77% जो उनके लिए हम यूज कर रहे हैं, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास ज्यादा जमीन होगी अपने लिए क्वालिटी फूड उगाने के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर मोड़ने के लिए, नेचुरल फार्मिंग की ओर मोड़ने के लिए। और उसके बावजूद एक रिसर्च के मुताबिक अगर धरती का हर आदमी सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर आ जाए, तो जो हम आज कल्टीवेटेड लैंड का यूज कर रहे हैं धरती पर, उसमें से हमारे पास अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर जमीन खाली बच जाएगी। और हम लोग बड़े पैमाने पर फिर जमीनों को रीवाइल्ड करके, रिफॉरेस्ट करके हम लोग वन्य जीवों को, प्रकृति को वापस सौंप सकते हैं। और ये जो तमाम समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं, इसमें से अधिकांश समस्याओं को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके तरफ वीगन डाइट की तरफ मुड़ने की बहुत आवश्यकता है और उसके विषय